तो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड मोशन। ठीक है, जैसे हमने फोर्स में अब तक क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, इसमें लॉज पढ़े हमने, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें क्या पता चलता है, उसमें हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था और फोर्स का फॉर्मूला और इम्पल्स वगैरह उसी में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी उसी में आता है। ठीक है, उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे, तो अब एक इफेक्ट ऑफ फोर्स इसमें पढ़ेंगे इसमें कनेक्टेड मोशन में। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कनेक्टेड मोशन पढ़ने से पहले इसमें हम एक बार वो कर रहे थे रिवाइज कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, एक तो जैसे कि एक तो पहले इसमें ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, तो इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसे। ठीक है, ये हमने फोर्स लगाया लेकिन वो मूव नहीं किया, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, वो मूव नहीं कर रहा। मतलब हमने फोर्स लगाया, देखो ऐसे फोर्स लगाया और वो मूव नहीं कर रहा। जैसे ये है, इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसे, ऐसे हम इसको खींच रहे हैं इस साइड, तो हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, हमने फोर्स लगाया, तो वो फोर्स हमारा कहाँ गया, ये मूव। अब सेकंड लॉ तो ये कहता है कि फोर्स जब हम लगाते हैं तो मोमेंटम चेंज होता है, तो इसका जो है मोमेंटम क्या है, 0 है, क्योंकि जब हमने फोर्स नहीं किया था अप्लाई, तो इसका मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, तो v इसकी कितनी थी, 0, तो 0 मोमेंटम। अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फिर भी इसका मोमेंटम क्या है, 0। जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, नहीं मूव किया, तो इसका मतलब सेकंड लॉ यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि सेकंड लॉ क्या बताता है, जब भी फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फोर्स कि इसके अपोजिट में कोई फोर्स लग गया इस साइड, उतना ही फोर्स। ठीक है, तभी ये मूव नहीं किया। जैसे हमने फोर्स लगाया ऐसे F, तो इसके अपोजिट में F ही फोर्स लग, जैसे हमने लगाया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन उसके अपोजिट में लग गया है, तो नेट फोर्स इसका कितना हो गया, नेट फोर्स 0। तो इस टाइम हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स है ये, इसको कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो अब बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, तो दिस फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। तो बैलेंस फोर्स क्या क्या चेंज कर देता है, शेप को कर देता है चेंज। ठीक है, जैसे इसमें हमने फोर्स लगाया ऐसे, तो इसमें शेप चेंज हुई लेकिन बहुत कम हुई है, वो हमें नहीं दिख रही। हमें वो दिखती है कब, जैसे बैलून के ऊपर हमने फोर्स लगाया ऐसे, ऐसे हमने पकड़ रखा है बैलून, इस पे ऐसे इस साइड फोर्स लगा, तो वो फोर्स के कारण वो बैलून मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अपोजिट में फोर्स लग गया, लेकिन उसने उसकी क्या चेंज कर दी, शेप चेंज कर दी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे ये हो गया, इस ऑब्जेक्ट में शेप चेंज, लेकिन हमें दिखती नहीं है, बहुत बहुत कम होती है चेंज वो। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या कर देता है, शेप को चेंज कर देता है। दूसरा एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन, चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया m मास का, इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, और ये इस तरफ मूव करने लग गया, तो इसका अगर मूव नहीं करता था, इसका मतलब क्या था, फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जैसे दीवार के ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो वो दीवार मूव नहीं करी, क्यों, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया था उस फोर्स को बैलेंस कर देते, उस दीवार ने उतना ही फोर्स अपोजिट में उसके ऊपर लग गया। किसके कारण लगा, जैसे दीवार पे हमने फोर्स लगाया आगे की तरफ, ठीक है, तो अब जो दीवार वो अर्थ के साथ कनेक्ट है, सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो उसने क्या लगा दिया, रिएक्शन का फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स, इसलिए वो मूव नहीं करती। लेकिन कार को हम धक्का मारा, तो हम देखा कि धक्का मारा, कार मूव करने लगी, तो अब फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगा। देखो अब भी फोर्स तो लगा, लेकिन वो फोर्स हमारे फोर्स से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब हमने जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ठीक है, ये मूव नहीं किया, तो ये फोर्स इसके अपोजिट में फोर्स लगे 1 न्यूटन, मतलब फोर्स क्या हो गई, बैलेंस। 2 लगाया तो 2 ही इसके लग गया अपोजिट में, 3 लगाया तो इसके 3 लग गया अपोजिट में, तो 4 लगाया 4 में अपोजिट, 5 लगाया 5 तक लगा रहे, तब तक ये बॉडी मूव नहीं कर, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 न्यूटन तक। इसका मतलब ये है कि वो फोर्स बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट में फोर्स लग जाता है। अब हमने लगाया 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन हमने लगाया, तो वो मूव करने लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर जो रिएक्शन का फोर्स है, रिएक्शन का फोर्स अपने आप क्या करता है, एडजस्ट कर रहा था, या फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। वो जब हमने 1 न्यूटन लगाया था, वो कितना लग गया था पीछे की तरफ, 1 बैलेंस, 2 लगाया तो 2, फिर बैलेंस, 3 लगाया 3, फिर 4 लगाया 4, 5 लगाया 5, तो 5 तक क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। लेकिन जैसे हमने 6 लगाया, तो क्या हो गया,
ये फोर्स अब 5 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अब अनबैलेंस हो गए। अब ये ऑब्जेक्ट आगे तरफ मूव करने लग जाए। कितने फोर्स से? 6 आगे 5 पीछे, तो 6 - 5 1 न्यूटन से। आगे तरफ 10 लगा है तो पीछे की तरफ वही 5 लग रहा है, क्योंकि उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। तो 10 - 5 अब वो 5 से मूव करने लग जाए। तो अब फोर्स क्या हो गया? अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था तो उसने उसको क्या कर दिया? मोशन में कर दिया। और अगर मोशन में तो उसको क्या कर देता है? अनबैलेंस्ड, रोक देता है। ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है सीधा तो उसकी क्या चेंज कर देता है? डायरेक्शन चेंज करता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये हमने पीछे भी पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? शेप को चेंज कर देता है। अनबैलेंस्ड कि कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो उसको क्या कर देगा? मूव कर देगा। ठीक है। जैसे एक साइकिल चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, हमने उसको पीछे की तरफ खींच दिया, तो अब उसमें जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होने लगा है। देखो पहले क्या था? वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0, तो उसके ऊपर फोर्स भी कितना लग रहा है? 0। ठीक है, 0 फोर्स। अब हमने फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिया पीछे की तरफ, तो वो फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया। पहले तो आगे की तरफ 5 लग रहा था, पीछे की तरफ भी कितना लग रहा था? 5 लग रहा था, और वो साइकिल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। अब हमने पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया, तो वो फोर्स था आगे का, वो हो गया अनबैलेंस्ड हो गया, इसलिए वो साइकिल रुक गई। ठीक है। हैंडल को अगर मोड़ देते हो क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और रेस्ट में तो उसको मोशन में कर देगा, मोशन में तो उसको क्या कर देगा? रेस्ट में। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पहले भी पढ़े थे, तो ये इसमें यूज होंगे कनेक्टेड मोशन में। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स के बाद एक चीज इसमें पढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे, जैसे कोई प्रॉब्लम उसको सोल्व करने में। देखो क्या होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कि जैसे ये हमने एक फिक्स सरफेस लिया और इससे हमने ये पुली लगाई। पुली क्या होती है? जैसे कुएं में बाल्टी डाल के हम पानी को खींचते हैं, तो वो जो मेटल की होती है उसको बोलते हैं पुली बोलते हैं। अब इसके ऊपर से ऐसे वो आ रही है रस्सी, और उस रस्सी से यहाँ पे एक पुली और लगा रखी है। ठीक है। और यहाँ हमने वेट एक लटकाया, सपोज करो वो वेट है 20 kg, और इस पुली के साथ एक रस्सी हमने और लगाई, और उसके इस साइड हमने लगाया सपोज करो 11 kg, और इस साइड जो हमने फोर्स, इस साइड जो वेट है वो थोड़ा कम है, वो है 2 kg का। ठीक है। ऐसा वो दिया हुआ सिस्टम कि एक हमने पुली ली, उसके ऊपर जैसे एक रस्सी है, ऐसे हमने ले ली, एक रस्सी इधर है, एक रस्सी है, उस रस्सी के एक एंड में तो 20 किलो का वेट है, और दूसरे एंड से एक पुली और बंधी हुई है, और उस पुली पे भी एक रस्सी, मतलब दूसरी रस्सी है, उस दूसरी रस्सी के एक साइड में 2 kg वेट है, एक साइड में 11 kg वेट है। तो अब इसमें देखो, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि 11 kg जो वेट है, ये है 11 kg, तो ये कौन सी साइड जाएगा? इसका एक्सेलरेशन किस साइड होगा? तो एक्सेलरेशन हम इसका देख रहे हैं। देखो ये पूरा सिस्टम है, 11 + 2 13, ये है ज्यादा, ये कौन साइड आएगा? नीचे। और ये कौन साइड जाएगा? ऊपर जाएगा। ये पूरा सिस्टम, तो ये जा रहा है ऊपर, लेकिन 11 kg कौन साइड आ रहा है? नीचे। तो एक बार इस पूरे सिस्टम को देखें तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 11 kg ऊपर जा रहा है। लेकिन हम इसको देखें ओनली इस पुली को, तो हम देख रहे हैं 11 kg कहाँ है? नीचे। तो एक्सेलरेशन इसका कौन साइड हो गया? ऊपर या नीचे? ठीक है। तो कंफ्यूजन हो गया, तो इसके लिए हम वो यूज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? इसके देखो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट तो ये हो गया, जिस बॉडी के ऊपर हमें फोर्स है उसको फ्री कर दो। ठीक है। मेक द बॉडी फ्री on which we want to calculate acceleration। मतलब जिस बॉडी का हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें उसको फ्री कर दो। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन इट। ये 2 स्टेप यूज करने, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 11 kg की हो रही बात, तो हमने 11 kg को कर दिया, फ्री कर दिया ऐसे, ये 11 kg हमने फ्री कर दिया ऐसे। ठीक है। ऐसे फ्री कर दिया, तो इसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट, तो इसके ऊपर एक तो जैसे ये ऊपर रस्सी है वो फोर्स लगाएंगे, टेंशन का फोर्स,
टेंशन के फोर्स के बारे में अभी हम इसमें करेंगे डिस्कस। नीचे की तरफ अर्थ इसके ऊपर फोर्स कर रही है अप्लाई, वो कितना है mg। तो टेंशन का फोर्स है इसमें ऊपर की तरफ, और mg कौन साइड लग रहा है नीचे, और ये बॉडी कौन साइड जा रही है, सिर्फ इसी की बात करें तो ये कौन साइड जा रही है नीचे, तो ये जा रही है नीचे। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर पहले तो क्या कैलकुलेट किया, पहले तो हमने क्या कर दिया, बॉडी को फ्री कर दिया, ये हमने फ्री कर दिया, इसको फ्री करके इसके ऊपर हमने टोटल फोर्स किया। टोटल फोर्स एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, एक तो रस्सी इसको ऊपर खींच रही है, दूसरा अर्थ इसको कौन साइड खींच रही है नीचे। अब इसमें ओवरऑल देखें, इसको देखेंगे इस बॉडी, क्योंकि इससे हमने क्या कर दिया फ्री, बाकी की बात ही नहीं हो रही। तो ये कौन साइड आ रही है नीचे, मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो इसमें हम नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स। तो अब नेट फोर्स देखो इसमें कितना होगा, अब ये आ रही नीचे, इसका मतलब ये फोर्स क्या है, ज़्यादा, mg फोर्स इससे क्या है ज़्यादा टेंशन से, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, mg माइनस टी, नेट फोर्स ऐसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लगा 7 न्यूटन और यहाँ लगा 5 न्यूटन, तो नेट कितना हुआ 7 माइनस 5 2 न्यूटन। तो वही इसमें mg नीचे और t ऊपर, और mg के कारण नीचे की तरफ आ रही है, तो mg क्या है ज़्यादा और t क्या है कम, तो mg माइनस टी। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ma इंटू mg माइनस टी। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, mg माइनस टी अपॉन m को ले आएगी नीचे, तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसको अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमें फिलहाल तो क्या याद रखने, स्टेप याद रखने हैं, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर उसको क्या कर देना है, फ्री कर देना है, हमें उसको ऐसे माने कि फ्री होगी, तो उसको हमने फ्री कर दिया। अब उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या, टोटल फोर्स मतलब नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, ठीक है। फिर ये बॉडी कौन साइड जा रही है, नीचे आ रही है, तो क्या करेंगे, नीचे का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा ऊपर कम होगा, तो नेट फोर्स mg माइनस टी। अब मान लो ये बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे जाती, तो क्या करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू, अब ज़्यादा होता है टी, तो क्या कर देते हैं टी माइनस mg कर देते हैं। तो ऐसे हम अप्लाई करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। तो कनेक्टेड मोशन पढ़ने के लिए हमने 2 टर्म पढ़ी है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हम पहले पढ़ चुके, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। उसके बाद इसमें एक फोर्स काफ़ी होगा यूज, टेंशन का फोर्स। वो क्या फोर्स, वो कौन सा फोर्स होता है, तो नेक्स्ट है टेंशन का फोर्स। देखो टेंशन का फोर्स क्या होता है, जैसे जो रस्सी थी, रस्सी है, ये रस्सी हमने ऐसे बांध रखी है, ये एक वॉल है, ठीक है, फिक्स्ड है ये, इससे हमने एक रस्सी ऐसे बांध रखी है, और ये रस्सी के मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये रस्सी है, ये इसकी थिकनेस होगी, ये इसके हो गए मॉलिक्यूल्स ऐसे, ये जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए रस्सी के। ये है रोप, या स्ट्रिंग लेते हैं इसमें। अब इस पे हमने फोर्स लगाया, ऐसे हमने उसको खींचा, तो ऐसे जब खींचेंगे तो इसके मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स है, इंटर मोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में फोर्स है इंटर मोलिकुलर फोर्स, मतलब इसके अंदर के जो है मॉलिक्यूल उनके बीच में फोर्स है जिसका नाम है इंटर मोलिकुलर फोर्स। तो मॉलिक्यूल को जब हम दूर करना चाहते हैं तो उसके बीच में कौन सा फोर्स आ जाता है, अट्रैक्शन का फोर्स, वो क्या दूर नहीं जाना चाहते। सॉलिड की ये स्ट्रिंग किसकी है, सॉलिड है ये, और सॉलिड के अंदर हम डिस्टेंस अगर पार्टिकल की चेंज करना चाहते हैं तो उसमें फोर्स, जब हम डिस्टेंस उसमें इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, और जब डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाता है। कैसे, सॉलिड के पार्टिकल एक तरह से इनके बीच में स्प्रिंग है, जैसे एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, और ये स्प्रिंग है उसके एंड से बने हुए। अब उस स्प्रिंग को हमने ऐसे किया, कंप्रेस किया, तो हम उसके क्या करें, डिस्टेंस कम करें मॉलिक्यूल के बीच, तो हम जैसे ही छोड़ेंगे तो स्प्रिंग कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया मॉलिक्यूल के बीच अगर डिस्टेंस कम करना चाहेंगे तो क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो दूर जाना चाहते हैं। लेकिन हमने उसको ऐसे खींचा, बीच में देखो स्प्रिंग ऐसे खींचा, और अब उसको छोड़ेंगे तो क्या आएंगे, वहीं पे आ जाएंगे। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉलिड के अंदर अगर हम डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या आ जाता है उनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ताकि वो वहीं आ जाए। और जब ज़्यादा करना चाहते हैं क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने अब यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाया, तो इसमें क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने फोर्स लगाया ऐसे, ये मॉलिक्यूल दूर नहीं जाता, तो ये मॉलिक्यूल उसको क्या कर लेता है, इस साइड खींच लेता है। तो इस फोर्स का नाम है टेंशन। रस्सी है तो उसको हमने ऐसे खींचा, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, खिंचाव। तो वो खिंचाव किसके कारण आता है, कि हमने फोर्स लगाया तो उसके मॉलिक्यूल क्या जाते हैं, दूर नहीं जाना चाहते, तो वो क्या लगाते हैं, अपोजिट में फोर्स लगाते हैं, तो इसलिए वो रस्सी के अंदर क्या आ जाता है, खिंचाव। तो टेंशन क्या है इसमें, ये तो एक्शन था, ये तो हमने अप्लाइड फोर्स लगा, वो तो एक्शन था, और उस एक्शन के अगेंस्ट ये क्या लगा है,
ये रिएक्शन का फोर्स लगा है, ठीक है। तो टेंशन इज ए, तो इट इज ए रिएक्शनरी फोर्स, इट इज ए रिएक्शनरी फोर्स एंड इट कम्स इनटू प्ले, एंड इट कम्स इनटू प्ले। और ये कब लगता है? व्हेन अप्लाइड फोर्स इज अप्लाइड, जब अप्लाइड फोर्स अप्लाई होता है तब, ठीक है। अब देखो ये टेंशन लगा तो ये पार्टिकल खींचे, अब देखो इस जगह ये फोर्स लगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, तो लास्ट वाला जो है मॉलिक्यूल उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये दीवार है, ठीक है। उस दीवार को खींचने की कोशिश करेंगे ये, मतलब ये दीवार है, ये क्या चाहती है? रस्सी जिससे बंधी हुई है, तो ये जो दीवार है ये उसको ऐसे नहीं जान, तो उसने इस पे फोर्स लगा दिया ऐसे। देखो ये फोर्स हमने ऐसे लगाया तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये दीवार के साथ जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है उसको उसके साथ ये रस्सी बंधी है, तो वो क्या चाहता है कि ये दूर नहीं जाए, तो वो दीवार उसके ऊपर फोर्स लगाती है इस साइड, ठीक है। अब वो उस पर फोर्स लगाए तो यहाँ पे ये ऐसे लग गया रिएक्शन का फोर्स, तो ये टेंशन का फोर्स हो गया। तो टेंशन का फोर्स इसके अंदर, ये पूरे के अंदर हो, जैसे ये खींचेगा ऐसे तो ये इसको प्रेशर लगा देगी, ये खींचेगा ऐसे तो ये इसको प्रेशर लगा देगी, तो ये पूरी रस्सी के अंदर होता है टेंशन का फोर्स। तो टेंशन इज ए रिएक्शनरी फोर्स, मतलब ये कब लगता है? जब कोई एक्शन होता है, ठीक है। तो रस्सी को जैसे जैसे कोई भी रस्सी है तो वो ऐसे रखी है, लेकिन जब हम उसको ऐसे खींचते हैं तो खींचते हम क्या देखते हैं? उसके अंदर खिंचाव आ जाता है, टेंशन क्यों आता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच हम डिस्टेंस क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं? मॉलिक्यूल डिस्टेंस इंक्रीज ना हो, तो वो ऐसे उस पार्टिकल को ऐसे खींचते हैं ताकि वो उसकी इतनी लेंथ हो जाए। देखो ये है रस्सी, अब हमने इसको ऐसे भी खींचा और ऐसे भी खींचा, अब इस साइड खींचने वाला कौन है? जो इसमें हमने फोर्स लगाया, ठीक। इस साइड कौन खींचने वाला है? कि ये रस्सी ऐसे जाने जाती है, वो तो उसको क्या खींचेगी? दीवार इस साइड, तो दीवार भी इसको इस साइड खींच रही है और हम इसको इस साइड खींच रहे हैं, तो इसके पार्टिकल के बीच क्या होगी? डिस्टेंस कम होगी, सॉरी बढ़ेगी, तो वो डिस्टेंस कम होगा तो वो क्या करेंगे? वो जैसे इस साइड वाले फोर्स इस साइड लगा देंगे, इस साइड वाले फोर्स ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो पूरे के अंदर क्या लग जाएगा? एक फोर्स लग जाएगा रिएक्शन का फोर्स, उसका नाम क्या है? टेंशन, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होती है इसकी टेंशन की? तो टेंशन फोर्स, तो टेंशन डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी। बाकी फोर्स है ये टेंशन, तो उसकी यूनिट वगैरह वही होगी न्यूटन, तो ये होता है टेंशन का फोर्स, तो ये इसमें यूज होगा, ठीक है। आप पढ़ते हैं हम इसमें कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन क्या है? तो कनेक्टेड मोशन में हम लेते हैं एग्जांपल कि ये हमने लिया एक फिक्स्ड एंड है, इससे ये एक पुली है, इसको कहेंगे पुली, और ये इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है ऐसे, ये वेट है m1 और ये वेट है m2। हमने ले लिया कि m1 की जो वैल्यू है वो m2 से क्या है? ज़्यादा, मतलब m1 भारी है, m2 हल्का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेट है ये तो कौन साइड जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, और ये कौन साइड जाएगा? ऊपर की तरफ। तो कनेक्टेड मोशन में हमें क्या देखना है? एवरी पार्टिकल्स इन ए सिस्टम हैज सेम एक्सेलरेशन, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। सेम एक्सेलरेशन मतलब क्या है? देखो फोर्स लग रहा है, जितनी स्पीड से ये जाएगा ऊपर उतनी स्पीड से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? पुली, स्ट्रिंग और ये वेट और ये फिक्स एंड, ठीक है। तो फिक्स एंड तो ये फिक्स ही है, बात हो रही किसकी? मूव करने वाली की। m1 और m2 मूव कर रहे हैं, तो m1 इसमें 10 की स्पीड नीचे आ रहा है, तो ये 10 की स्पीड से ऊपर जाएगा। पहले इसकी स्पीड, जैसे इसको हमने पकड़ रखा तो इसकी स्पीड 0, उसकी स्पीड 0। अब जैसे ही छोड़ दिया तो ये किस साइड आएगा? नीचे। तो ये अगर 5 की स्पीड से आ रहा है तो ये 5 की स्पीड से ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड के, मतलब अगर 1 सेकंड में आ रहा है तो एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, तो ये जितने एक्सेलरेशन से आएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन का जो इंजन है और उसके साथ जो बोगी है सारे क्या है? वो कनेक्टेड है। तो ट्रेन का इंजन अगर 0 की स्पीड चल रहा है, ठीक है, 0 स्पीड है, सॉरी चल नहीं रहा है, उसकी स्पीड अगर 0 है तो पीछे का जो गार्ड का डब्बा उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अब 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी ट्रेन के इंजन 5, तो पीछे वाले कितनी हो जाएगी? 5। तो एक्सेलरेशन कितना? 5 मीटर पर सेकंड से।
ठीक है, 2 सेकंड बाद 10 होगी तो पीछे वाले की कितनी स्पीड हो जाएगी 10, तो उसका एक्सेलरेशन फिर से 5 मीटर पर सेकंड। तो उसमें हम देखते हैं कि ट्रेन का जो उसमें पूरी ट्रेन है वो एक सिस्टम है, ठीक है, कनेक्टेड मोशन है वो, इंजन फिर बोगी 1 बोगी 2 बोगी 3 ऐसे, तो ये सब क्या है, ये सब कनेक्टेड है। तो पहले वाले का जितना होगा एक्सेलरेशन वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का, वही चौथे का, जितने भी होंगे सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो ऐसे ही इसमें है। तो अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। तो M1 का बनाते, तो हमने क्या किया, M1 को ये कर दिया फ्री, ठीक है, M1 को फ्री कर दिया। अब M1 के यहाँ तो फोर्स लग रहा है कितना, ये है M1, ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, M1 इंटू जी, क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है नीचे। अब अर्थ इसको खींच रही है तो अर्थ ने क्या किया, अप्लाइड फोर्स, तो उस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट ये रस्सी इसके अंदर क्या आ जाए, खींचाओ, ठीक है। तो वो रस्सी के पार्टिकल क्या चाहेंगे, छोटा होना, मतलब इतनी लेंथ तो इतना ही रहना चाहेंगे, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना टेंशन का फोर्स ऑलवेज बॉडी से अपोजिट लगता है। जैसे पीछे हमने लिया था एग्जाम्पल, तो वो जैसे हम फोर्स इसके ऊपर लगा तो टेंशन का फोर्स किस साइड था, इस साइड, और इस साइड ये है बॉडी दीवार, तो उसने उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाया था तो उसके अपोजिट। तो टेंशन का फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द बॉडी होता है, ठीक है। वैसे डेली लाइफ में ये होनी चाहिए कि टेंशन हमारी बॉडी से क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है कि टेंशन का फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये है बॉडी, तो इससे टेंशन का फोर्स अवे हो जाएगा। अब ये किस साइड आ रही है, नीचे, इसका एक्सेलरेशन नीचे, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू, तो नीचे आ रही थी इसका मतलब ये फोर्स क्या है, ज़्यादा m1g और वो कम है, तो m1g माइनस टी। नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है m1 और एक्सेलरेशन इसका कितना है a, तो m1g माइनस टी, इक्वेशन फर्स्ट होगी ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया M1 का। उसके बाद लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। तो M2 का बनाते हैं, तो M2 ये रहा M2, तो M2 के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है नीचे M2g, अर्थ तो खींच रही है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन, क्योंकि ये रस्सी इसके अंदर क्या आ जाएगी, खिंचा हुआ जाएगा, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसमें हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब ऊपर की तरफ इसका मतलब टी क्या है, जाता तो टी माइनस M2g। नेट फोर्स क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है M2, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो M2 इज इक्वल टू टी माइनस M2g। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं इसमें, तो ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1a प्लस M2a, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड का टी ये M1g माइनस टी प्लस टी माइनस M2g। तो टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये यहाँ से a ले लेते कॉमन, तो क्या बचा M1 प्लस M2, और इस साइड क्या आ जाएगा M1g माइनस M2, यहाँ से g कॉमन ले लेते हैं M1 माइनस M2 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ये आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। एक तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम से, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम देखो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये जो पूरा सिस्टम है इसमें देखो ये तो कौन साइड जा रहा है नीचे, और ये कौन साइड जा रहा है ऊपर, तो ये नेट फोर्स इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स देखो इसके ऊपर कौन साइड लग रहा है, नीचे M1a, और इस पे कौन साइड लग रहा है M2a, तो M1a माइनस M2a। देखो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम वाला कंसेप्ट यूज नहीं करते, तो फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट तब यूज होगा जब काफी सारे मासेज लगे होंगे, जैसे पीछे लिया था एग्जांपल, तो उसमें हेल्पफुल है। तो इसमें देखो ये तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, नीचे आप खींच रहे, कितना फोर्स M1 इंटू a, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, सॉरी इसके ऊपर फोर्स किस साइड लग रहा है, अर्थ की तरफ है M2a, तो M1a क्या है ज़्यादा, M2a क्या है कम, तो नेट फोर्स कितना होगा, ये ऐसे आ रहा है पूरा, इसका मतलब ये फोर्स क्या है ज़्यादा, ये कम है, तो नेट फोर्स इक्वल टू M1a माइनस M2a। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है, मास अब दोनों का है, देखो M1 प्लस M2, क्योंकि पूरे सिस्टम की बात हो रही है, तो M1 प्लस M2, सॉरी M1 इंटू जी, क्योंकि M1 इंटू G4 ये हो गया ना, ये
यहाँ इसके ऊपर फोर्स कितना लगा m1 इंटू जी, इसके ऊपर कितना m2g, तो कौन सा है ज़्यादा, ये है ज़्यादा इसलिए नीचे आता है m1g माइनस m2g। नेट फोर्स m1 प्लस m2 और उसका एक्सेलरेशन a, ये कितना आएगा m1g माइनस m2, इसको लिख लेते हैं m1 माइनस m2 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आएगा एक्सेलरेशन। वही इससे आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम से। देखो एक तरीका तो ये है, फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई नहीं मत करो इसमें, क्या है देखो ये है वो मास चीज, ये आ रहा है नीचे और ये ऊपर जा रहा है, तो इसको अर्थ खींच रहे नीचे कितने फोर्स से, अर्थ का फोर्स कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास m1, मास है m1 और एक्सेलरेशन कितना g, ये फोर्स है इसको भी अर्थ खींच रहे नीचे m2 इंटू जी, ठीक है। अब ये जा रहा है ऊपर में, इसका मतलब ये क्या है ज़्यादा और ये क्या है कम, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, तो ये है ज़्यादा वाला m1g और ये कम वाला m2g, ये हो गया कम, तो यहाँ पे हमने नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना वो जा रहा है ऊपर पूरा जा रहा है m1 और m2 दोनों, तो m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन कितना है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम से वही आ रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम से भी इसको कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे जिसमें काफ़ी सारे मास होंगे m1 m2 m3 m4 ऐसे, तो उसमें इससे हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने पीछे लिया था कि एक्सेलरेशन उसका ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, तो ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब टेंशन इसमें और निकालें, तो टेंशन का फोर्स इसमें हम कैसे निकालें, तो टेंशन का फोर्स देखो इसमें हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं m1 इंटू ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये हमने इसको लिख लिया, तो इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो देखो ये आएगा, t को लिया इस साइड, तो t इज इक्वल टू m1g माइनस m1 इंटू ए, तो t इज इक्वल टू m1 इंटू जी माइनस m1 इंटू ए, ए कितना आया है, ये रहा इसमें इसमें a की पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये a की वैल्यू जब पुट करेंगे, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं a की वैल्यू कितनी, m1 माइनस, तो g तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या बच जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो m1 प्लस m2 क्या आ गया एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू m1g, और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, इसको कर देते मल्टीप्लाई अंदर, तो m1 स्क्वायर इंटू जी, और यहाँ कितना आएगा माइनस माइनस का प्लस, तो m1 m2 इंटू जी, ये आएगा। टेंशन इज इक्वल टू, अब इसमें पुट कर ये मल्टीप्लाई कर, तो m1 स्क्वायर इंटू जी, और यहाँ पे m1 m2 इंटू जी, और यहाँ माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी और प्लस m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, टेंशन इज इक्वल टू m1 प्लस, ये हो गया 2, तो 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और जी को लेते हैं ऐसे बाहर, ताकि इसमें ध्यान रहे जी इसमें बाहर है, तो 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया टेंशन। तो ये हमने टेंशन भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन निकाल लिया फ्री बॉडी डायग्राम से, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है और कनेक्टेड मोशन के अंदर। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे हम सोल्व करते हैं फ्री बॉडी, जो इसका वो है फ्री बॉडी डायग्राम वो करते हैं अप्लाई। देखो जैसे ये है एक फिक्स एंड है, जैसे वही लेते हैं एग्जाम्पल जो हमने अभी दिया था, यहाँ पे मास लिया था 20 kg, यहाँ लिख लेते हैं 20 kg, और यहाँ पे हमने लिया था एक पुली ली थी ऐसे, और इस साइड उसके ऊपर ये ऐसे स्ट्रिंग है, तो इस साइड जो मास था वो था 11 kg, और इस साइड जो मास था वो था 2 kg। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 11 kg, ये फर्स्ट। दूसरा इसमें पूछ लिया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का, पुली सिस्टम हैविंग मास
11 kg एंड 2 kg, मतलब ये जो है पूरा सिस्टम, इसका एक्सेलरेशन किस साइड होगा तो वो हमें निकालना है। तो अब इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ करेंगे। देखो इसमें फ्री बॉडी जो डायग्राम है वो कितना हेल्प करता है। तो पहले हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन 11 kg। तो हमने क्या कर लिया 11 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 11 kg, तो 11 kg का वो निकाल लेते हैं। तो 11 kg हमने कर दिया फ्री ऐसे, तो ये है 11 kg। तो इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है नीचे, ये mg, ठीक है, m इसको ले लेते हैं m, या इसको ले लेते हैं m1 मास, ले लेते हैं m2 और ये m3 ले लेते हैं। तो m1 इंटू g, ये हो गया। g को इसमें ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन का फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ हो गया इसमें टेंशन का फोर्स। अब ये जो है इस की बात करें, ये कौन साइड जाएगा, बाकी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कौन साइड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे की तरफ आएगा ये एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम नेट फोर्स निकालें, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा m1 इंटू ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये नेट फोर्स इसका हो गया m1 a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ठीक है। अब टेंशन इसमें नहीं दे रखी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम ले लेते हैं इसका 2 kg का, इन तीनों का ले लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, तो 2 kg हमने लिया ऐसे, ये है 2 kg m2, तो इसके ऊपर फोर्स काम करे नीचे m2g और ऊपर की तरफ टेंशन। अब ये देखो वही है रस्सी, तो इसके बाद इसका मतलब इसमें टेंशन सेम रहेगी, ये अलग है रस्सी, ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, तो ये पूरी रस्सी के अंदर टेंशन सेम रहेगी। रस्सी चेंज कर देंगे तो उसमें टेंशन अलग रहेगी। तो इसमें ये जो मास है कौन साइड जा रहा है, ये तो आ रहा है नीचे, और ये कौन साइड जा रहा है ऊपर, तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ। किस एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से, इसका एक्सेलरेशन हम ए ले रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा ए एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो पूरा एक सिस्टम है, ये पूरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर देते हैं ऐड दोनों को, वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमने ये फॉर्मूला अभी निकाल था, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आया था m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, ये आया था। तो एक्सेलरेशन इसका कितना आएगा m2 माइनस m1, ठीक है, तो ये आया था m2 माइनस m1, तो 2 माइनस 11 अपॉन 2 प्लस 11 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -9 अपॉन 13 इंटू 10, तो -90 अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसमें किस चीज़ को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने इसमें डायरेक्शन ली तो माइनस इसमें सिर्फ उस चीज़ को शो कर रहा है डायरेक्शन को, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इस पूरे सिस्टम का निकालें तो क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का जब हम निकालेंगे तो ये पुली है, ये मासलेस है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, पुली हम दे रहे हो मासलेस है, तो पूरे जो उस सिस्टम का निकालेंगे तो यहाँ पे पूरे सिस्टम को मास लेंगे, तो उसको मान लेते हैं यहाँ पे 13 kg मान लेते हैं, क्योंकि 11 प्लस 2 13 kg, और पुली का मास बहुत कम है, मतलब उसका नेग्लिजिबल मास है, ठीक है। तो अब इस पे हम वो निकाल सकते फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये 13 kg कौन साइड जाएगा ऊपर, ये 20 kg आएगा इस साइड आएगा नीचे, तो सेम ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। जैसे पहले वाला का एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 और इसका मान लो a2, तो उससे a1 a2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्राई करना सेम उसी मेथड से। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम के इसके कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी इसमें और काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ट्रेन के जो बोगीज होती है उसका कितना होगा एक्सेलरेशन, पाँच बोगी है तो जो चौथे नंबर की बोगी उसका कितना होगा एक्सेलरेशन। तो ऐसे काफ़ी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।